दोस्तों नमस्कार। आप में से बहुत सारे साथियों ने हमें मैसेज किया कि वो अब की बार जीआईसी मुख्य परीक्षा में बैठ रहे हैं, लेकिन अभी उनके पास मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए सही रणनीति नहीं है। वो अभी इस बात को लेकर के थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ चल रहे हैं कि उन्हें तैयारी कैसे करनी चाहिए, कैसे वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज का ये जो पूरा लेक्चर है वो इसी पर केंद्रित है कि जीआईसी मुख्य परीक्षा में आप कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं। आपको उसके लिए क्या करना होगा, कौन-कौन सी तैयारियाँ आपको करनी होगी, किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम सारी चीज़ों को इसमें समझेंगे। तो अगर आप भी जीआईसी मुख्य परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो इस पूरे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और इसको फॉलो करिएगा। यकीन मानिए आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आप चाहे जीआईसी की मुख्य परीक्षा हो या कोई और परीक्षा हो, आप किसी भी परीक्षा में बैठें, तो आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस परीक्षा में भी आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात है टाइम मैनेजमेंट। जो मेंस परीक्षाएँ होती हैं, उनमें जो हमारे प्रश्न होते हैं, उनको हमें एक निश्चित समय सीमा के अंदर निश्चित शब्दों में लिखना होता है। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम अपने पूरे टाइम को, जितना टाइम हमें दिया गया है परीक्षा में, उस टाइम को मैनेज करें अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हम अपना समय प्रबंधन कैसे करेंगे जीआईसी मेंस की परीक्षा में। उसके बाद जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात आती है, वो आती है कंटेंट मैनेजमेंट, विषय वस्तु प्रबंधन। आप जिस भी विषय से परीक्षा दे रहे हैं और उसमें जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं, प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, उनके उत्तर लिखने के लिए आपको किस तरीके का कंटेंट चाहिए होगा, उस कंटेंट को, क्योंकि भाई किसी भी विषय पे बहुत सारी जानकारी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो प्रश्न के उत्तर लिखते समय हमें कौन-कौन सी चीज़ शामिल करनी है, कौन-कौन सी चीज़ शामिल नहीं करनी है, ये सारी चीज़ हम देखेंगे कंटेंट मैनेजमेंट के तौर पे। और इसके बाद जो अगली चीज़ आती है, वो है प्रैक्टिस। कैसे हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे, ये हम सीखेंगे। और चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो होती है मूल्यांकन। कई सारे लोग होते हैं जो लिखते तो डेली हैं, अभ्यास डेली करते हैं, उनको जानकारी भी बहुत सारी है, लेकिन वो जो कुछ भी लिख रहे हैं, उसका किसी से जाँच नहीं करवाते हैं, उसका मूल्यांकन नहीं करते हैं। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि उनको यही नहीं पता चल पाता कि उन्होंने जो कुछ लिखा है, उसमें क्या सही है और क्या गलत है, उन्हें कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है और कहाँ पे सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें क्या होता है, फिर उनका मेहनत तो, परिश्रम तो वो बहुत सारा करते हैं, लेकिन वो पॉज़िटिव वे में नहीं जा पाते हैं। तो 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको मेंस परीक्षा लिखने के लिए। सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट, दूसरा कंटेंट मैनेजमेंट, तीसरा प्रैक्टिस और चौथा मूल्यांकन। जो भी अभ्यर्थी इन चारों बिंदुओं के तहत अपनी तैयारी करेगा, उसको 100% सफलता मिलेगी। अब हम आगे देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप इन चारों चीज़ों को समझेंगे, क्या है और जीआईसी मुख्य परीक्षा की दृष्टि से इसका क्या मतलब होगा, इसको हम कैसे तैयार करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। तो आप सभी को पता है कि इस परीक्षा में आपको टोटल 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसी मुख्य परीक्षा में आपके पास 20 प्रश्न होंगे। 3 तरीके के ये प्रश्न होंगे, पहले दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी। तो जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न हैं, ये 5 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न का 25 नंबर होगा, टोटल 125 क्वेश्चन का ये भाग होगा आपका जो है। और जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें भी 5 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 15 नंबर का होगा और ये पूरा बनेगा 75 नंबर का। तो कितने का बनेगा ये? 75 नंबर का। और जो अति लघु है, इसमें 10 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 10 नंबर का होगा और इस प्रकार ये टोटल बनेगा 100 नंबर का। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? पहली चीज़ यहाँ से एनालिसिस करिए। सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट इसमें जो है दीर्घ उत्तरी और उसके बाद अति लघु, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर आपको यहाँ से दीर्घ उत्तरी देगा, उसके बाद अति लघु देगा और फिर लघु देगा। तो हमें प्रयास ये करना है पूरी परीक्षा में कि सारे सेगमेंट, जितने भी भाग हैं इसके, दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी और अति लघु, आपको सबको अटेंड करना है। अब ये कैसे होगा? ये होगा टाइम मैनेजमेंट से। हमें अपने क्वेश्चन के हिसाब से अपने टाइम को बांट करके चलना होगा। कैसे होगा ये अब देखिए। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, आप के क्वेश्चन के हिसाब से लगभग 250 शब्दों में आपको इनके उत्तर लिखने हैं और जो आपको टाइम दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिस हिसाब से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो आपको एक प्रश्न लिखने के लिए 15 मिनट का समय मिलेगा। एक प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आपको 15 मिनट का समय मिलेगा और पाँचों प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आपके पास टोटल 75 मिनट होंगे। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वाला सेगमेंट आपको हर हालत में
75 मिनट में तैयार करना होगा, कंप्लीट करना होगा। मान लीजिए कि आप कोई प्रश्न दीर्घ उत्तरी लिख रहे हैं, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि जैसे ही आप 12 मिनट या 13 मिनट पे पहुंचते हैं, तो जहां पर आप हैं उसको वहीं पे क्लोज करने का प्रयास करिए और निष्कर्ष लिखने का प्रयास कीजिए। कुल मिलाकर के एक प्रश्न को आपको 15 मिनट से अधिक समय इसमें नहीं देना है किसी भी सूरत में। 15 मिनट में आप उस प्रश्न को जितना लिख पाते हैं उतना लिखेंगे, और जैसे ही 15 मिनट होता है वैसे ही उसको आप छोड़ देंगे। इस प्रकार 75 मिनट में आप इस पूरे यूनिट को अच्छे से कवर कर लेंगे। इसके बाद आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न पे। यहाँ पे होंगे 5 प्रश्न, और यहाँ पे जो लघु उत्तरीय प्रश्न है इनको आपको 150 शब्दों में लिखना होगा। तो 150 शब्दों में लिखने के लिए एक प्रश्न पर आपको 9 मिनट, यहाँ पे जो आपको समय दिया गया है उसके हिसाब से 9 मिनट का समय मिलेगा आपको। तो इसमें भी आपको वही करना है कि आप किसी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं, तो जैसे ही 9 मिनट समय पूरे होते हैं वैसे ही आप उस प्रश्न को वहीं पे एकदम छोड़ देंगे। बिल्कुल ये नहीं करना है कि चलो अच्छा 1-2 लाइनें बची इसको पूरा कर देते हैं। ये अगर आप करेंगे तो आखिरी में ऐसा आएगा कि आप 1-2 सवाल छूट जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। जैसे ही 9 मिनट आपके पूरे होते हैं तुरंत आपको उस प्रश्न को वहीं पर छोड़ देना है और अगले प्रश्न पे पहुंच जाना है। ऐसा करेंगे तो 45 मिनट के अंदर आप इस पोर्शन को भी एकदम कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न होंगे 10, और टोटल नंबर यहाँ से आपको मिल सकते हैं 100। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लिखना है 50 शब्दों में, और इसके लिए आपको एक प्रश्न पे मिलेगा 3 मिनट का समय। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही 3 मिनट आपके पूरे होते हैं वैसे ही आप प्रश्न को छोड़ देंगे और अगले प्रश्न पे पहुंच जाएंगे। आपको प्रयास करना है कि 3 मिनट में ही अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपसे जो बात पूछी गई है उसका एग्जैक्ट आप जवाब दे दें। इसको हम आगे देखेंगे कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या क्या लिखना है, लघु उत्तरीय में क्या क्या लिखना है, अति लघु में क्या क्या लिखना है। इसमें फिलहाल इतना समझिए कि आपको किस भाग पर कितना समय देना है। तो दीर्घ उत्तरीय के लिए आपके पास टोटल समय है 75 मिनट, जिसमें एक प्रश्न पे आप देंगे 15 मिनट का समय। वहीं लघु उत्तरीय के लिए आपके पास समय है 45 मिनट, और एक प्रश्न पे आप कितना समय देंगे, 9 मिनट। अति लघु उत्तरीय में आपके पास टोटल समय है 30 मिनट, और एक प्रश्न पे आप समय कितना देंगे, 3 मिनट का। तो अगर इस टाइम के हिसाब से आप चलेंगे, आप जब भी अभ्यास करने बैठें उत्तर लेखन का, तो आपको अपने सामने स्टॉप वाइज जो घड़ी है आपके मोबाइल में टाइमर, उसको टाइमर लगा करके रखें और इतने ही समय में आप अपने प्रश्नों को हल करें। इस तरीके से लगातार अभ्यास करेंगे तो आपका लिखने का अभ्यास हो जाएगी, लिखने की आदत बन जाएगी, और आप ये समझ जाएंगे कि इतने समय में आपको कैसे उत्तर को अपने कंप्लीट करना है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम कि कैसे हम अपना कंटेंट मैनेज करेंगे। अब आप समय जान गए कि आपको किसी प्रश्न के उत्तर में कितना समय देना है। अब आपको देखना है कि प्रश्न में हमको लिखना क्या क्या है। इसको हम कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट। आपके पास बहुत सारी जानकारी है, सब कुछ लिखने का प्रयास करेंगे तब भी आपके साथ गलत हो सकता है, और अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़ देंगे तब भी गलत हो सकता है। तो देखना ये है कि कौन कौन सी चीज़ें हमको शामिल करनी है एक उत्तर में। तो सबसे पहले आप जब अभी तैयारी करेंगे तो आप कोई भी अवधारणा पढ़ रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं संप्रभुता। आप अगर संप्रभुता पढ़ रहे हैं तो संप्रभुता में आपको क्या पढ़ना है, उत्तर लिखते समय आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप कुछ बनाते हैं तो रॉ मटेरियल होता है, वैसे उत्तर के लिए भी अपना रॉ मटेरियल होता है। तो वो रॉ मटेरियल क्या होता है, सबसे पहले पूछे गए विषय का अर्थ। आप जो भी टॉपिक उठा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसका अर्थ क्या है। फिर आपको ये देखना है कि उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ऐतिहासिक विकास क्रम कैसे वो उत्पन्न हुआ और आज के समय में बढ़ते बढ़ते कैसे आया, किन किन रूपों में आया। फिर आपको देखना होगा कि इसकी आलोचना किस किस विषय पे हुए, किस वजह से इसकी आलोचना हुई, आलोचना में क्या कहा गया, कौन इसके आलोचक हैं, संबंधित विद्वान कौन से हैं, पुस्तकें कौन सी हैं, और महत्वपूर्ण स्टेटमेंट कौन से हैं। ये 6 चीज़ें हैं। आपको अच्छा उत्तर लिखने के लिए किसी भी विषय पर इन 6 चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। पहला, उस विषय का अर्थ क्या है, उस विषय का विकास कैसे हुआ, आलोचना क्या है उसकी, संबंधित विद्वान कैसे हैं, पुस्तकें कौन सी, कथन। जैसे स्वतंत्रता पे आपसे पूछा गया, या प्लेटो या अरस्तु के न्याय पे आपसे पूछा गया कोई बात, या भारतीय संविधान की प्रस्तावना पे पूछा गया, तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे कि प्रस्तावना का अर्थ क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, इसकी आलोचना किस आधार पे होती है, इससे संबंधित विद्वान कौन से हैं, कौन सी पुस्तकें हैं, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट कथन हैं। अगर ये 6 चीज़ें आपको इस टॉपिक से पता हैं तो
आई एम श्योर कि आप एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। अब बात आती है कि किस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है। जैसे सबसे पहले आएगी बात दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में हमको गहराई से उत्तर लिखना होता है, क्योंकि लगभग 2.5 पेज में ये उत्तर जाएगा, 250 शब्दों में लिखना होता है। तो इसमें 3 हिस्से होंगे, पहला भूमिका, फिर मुख्य उत्तर और अंतिम हिस्सा होगा सारांश। इसमें ये जो 6 बातें हैं, जो 6 तत्व हैं एक उत्तर लेखन के, इन सबको शामिल करना है किसमें? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो जब आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिख रहे हैं तो आप प्रयास करेंगे कि आपसे जो विषय पूछा गया है उस विषय के संदर्भ में ये सभी बातें, ये 6 बातें जो हैं, इनको अधिक से अधिक जितना आप शामिल कर सकते हैं उतना शामिल कीजिए 250 शब्दों के अंदर। लेकिन जब आप लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तब इसमें भूमिका और निष्कर्ष वाला हिस्सा नहीं लिखना है आपको सिर्फ मुख्य उत्तर लिखना है इसमें। जैसे पूछ ले आपको कि बहुलवादी संप्रभुता क्या है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जब आप लिख रहे होंगे तब तो आपको पहले संप्रभुता से शुरू करना होगा कि संप्रभुता ये है, फिर एकलवादी संप्रभुता, फिर बहुलवादी संप्रभुता, इस तरीके से आपको चलना होगा, भूमिका बनानी होगी, फिर मुख्य बाडी पे आना होगा। लेकिन लघु उत्तरीय प्रश्न जब आप लिख रहे हैं तो भूमिका और निष्कर्ष आपको नहीं लिखना है। आपसे पूछा गया बहुलवादी संप्रभुता, तो सीधे आप बहुलवादी संप्रभुता से ही शुरू करेंगे। संबंधित कोई कथन आता है तो उस कथन को, पुस्तक आती है पुस्तक को, इन चीज़ों को शामिल करेंगे। आलोचना पूछी गई है तब शामिल करेंगे, वरना नहीं शामिल करेंगे। डेवलपमेंट पूछा गया है, अगर आवश्यक है तब शामिल करेंगे, वरना नहीं शामिल करेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो होगा इसमें आपका मुख्य फोकस, मुख्य विषय जो इसमें दिया है, जो कोर टॉपिक है आपके सवाल का, उसी पे रखना है, ना उससे पहले की बात बतानी है और ना उसके बाद की बात बतानी है। अब बात आती है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब हुआ है कि टू द पॉइंट। जैसे आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो आपको बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि लिखना शुरू करेंगे कि जब हमारा संविधान बना उस समय हमारे संविधान में इतने मौलिक अधिकार थे, फिर संविधान संशोधन करके इस अधिकार को रिमूव कर दिया गया या प्रतिस्थापित कर दिया गया या बदल दिया गया, तो अब हमारे संविधान में इतने मूल अधिकार हैं, ये सब लिखेंगे। लेकिन ये क्या है? गलत है। आपसे सवाल पूछा गया है कि आपके या भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं, तो एग्जैक्ट आपको लिखना है कि भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार हैं और नीचे उनके नाम लिख दीजिए कि ये। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब है टू द पॉइंट, जो पूछा है एग्जैक्ट सिर्फ उतना बताना है, ना उससे एक शब्द कम और ना उससे एक शब्द ज़्यादा। तो सबसे पहले आपको अपने प्रश्नों को समय में बांटना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में एक प्रश्न 15 मिनट में लिखना है आपको, लघु उत्तरीय प्रश्न एक प्रश्न 9 मिनट में आपको लिखना है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको एक प्रश्न 3 मिनट में लिखना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये दीर्घ उत्तरीय 15 में, लघु उत्तरीय 9 मिनट में और अति लघु उत्तरीय 3 मिनट में। और उसके बाद ये देखना है कि जो दीर्घ उत्तरीय है उसको प्रस्तावना, मुख्य उत्तर और सारांश, इन 3 स्टेप में डिवाइड करके लिखना है। लघु उत्तरीय में सिर्फ जो आपका कोर पॉइंट है प्रश्न का उस पर बात करनी है, और अति लघु उत्तरीय में जितना पूछा गया है एग्जैक्ट टू द पॉइंट उतना ही, ना आगे ना पीछे, 50 शब्दों में मात्र। तो इस प्रकार आपका कंटेंट मैनेज होगा। तो और कंटेंट की तैयारी करने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, जो भी अवधारणा आप पढ़ने के लिए बैठिए उसका अर्थ, उसका डेवलपमेंट, विकास, उसकी आलोचना, उससे संबंधित विद्वानों की पुस्तकें और महत्वपूर्ण कथन, ये 6 चीज़ें आप याद करते हुए अपनी तैयारी करें। और इनको छोटे छोटे शब्दों में साइड में किसी पेज पे नोट करते रहें और इनको बार बार रिवाइज करते रहें ताकि ये सारी चीज़ें याद रहें। जितना फैक्ट आपके दिमाग में रहेंगे एग्जाम में आप उत्तर को उतना ही अच्छा लिख पाएंगे। तो ये हो गया विषय वस्तु प्रबंधन। अब देखते हैं आगे तीसरा चरण क्या होगा। तीसरा चरण है प्रैक्टिस, अभ्यास। आपको प्रतिदिन क्या करना है, प्रतिदिन आप एक प्रश्न बनाइए, कोई एक प्रश्न, एक टॉपिक उठाइए, जो टॉपिक आपने पढ़ा हो एक टॉपिक उठाइए और एक प्रश्न उसमें से बनाइए। स्वयं नहीं बना पाते हैं, किसी अपने मार्गदर्शक जो भी हो आपका उनसे पूछिए, या प्रीवियस ईयर का कोई प्रश्न उठा लीजिए प्रश्न पत्र निकाल करके, और उसी एक प्रश्न को आप 3 फॉर्मेट में लिखिए। एक प्रश्न जैसे आप पूछ लिया जाए आपसे कि भारत में नीति निर्देशक तत्वों का या भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का क्या स्थान है और इसका किस तरीके से भारत सरकार इम्प्लीमेंट कर रही है,
इस पे आपसे पूछा जाए कि आप इस पे आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए, तो प्रश्न आपका एक ही है, नीति निर्देशक तत्वों पर, लेकिन आपको इसका उत्तर 3 तरीके से लिखना है। पहला, दीर्घ उत्तरीय लिखिए स्वयं से, दीर्घ उत्तरीय फॉर्म में इसका प्रश्न लिखिए 15 मिनट में उत्तर इसका, और उसके बाद इसी प्रश्न का उत्तर लघु उत्तरीय फॉर्मेट में लिखिए 9 मिनट में, और इसी का उत्तर आप अति लघु के तौर पे 3 मिनट में लिखिए। ये आप डेली करिए, बार बार करिए। डेली एक प्रश्न पे कर सकते हैं तो एक प्रश्न पे करिए, 2 पे कर सकते हैं तो 2 पे करिए, 3 पे कर सकते हैं तो जितना अधिक आप समय दे सकते हैं उतना अधिक डेली आप लिखिए, और जो टॉपिक उठाइए उस टॉपिक पे आप तीनों फॉर्मेट में उत्तर लिखिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी एक हल करिए, उसी को अति लघु में भी लिखिए, उसी को लघु में भी लिखिए। इससे आपको मैनेज करना आ जाएगा कि आपने जो सामग्री आपने पढ़ी है, जो आपने के मस्तिष्क में जानकारी है, उस जानकारी को अलग अलग फॉर्मेट में हमें कैसे डिलीवर करना है। ये जब आप डेली अभ्यास करेंगे तो आपको आ जाएगा। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे क्या है, आप व्याकरण, विराम चिन्ह और शब्दों की शुद्धता का ध्यान रखें, और जो मेन बिंदु हो, जैसे कोई स्टेटमेंट है या कोई पुस्तक का नाम है, तो जैसे ही आपने पुस्तक का नाम लिखा है वहीं पर उसको हाईलाइट कर दिए, उसको नीचे से वहीं पे अंडरलाइन कर दीजिए। अलग से मत सोचिए कि अभी हम जब पूरा उत्तर लिख डालेंगे तब फिर से पढ़ करके अंडरलाइन करेंगे, नहीं, एक्स्ट्रा समय हमको उसके लिए रिजर्व करने की जरूरत नहीं है। हम जैसे ही लिखे कि द थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 जॉन रॉल्स, वैसे ही तुरंत हम थ्योरी ऑफ जस्टिस को अंडरलाइन कर दिए और आगे बढ़ गए। एक बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि ज़्यादा लिखने से अच्छे नंबर नहीं मिलते। बहुत लोगों को लगता है कि ज़्यादा पेज भरेंगे तो हमको अच्छे नंबर मिलेंगे, ये गलत है। ज़्यादा लिखने से अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं। स्पष्ट लिखिए, क्रमबद्ध लिखिए और शुद्ध लिखिए। आपके शब्द शुद्ध हों, आप जो उत्तर लिख रहे हैं वो क्रमबद्ध हो, सीक्वेंस से हो। ये नहीं कि आलोचना पहले लिख दे रहे हैं, निष्कर्ष पहले है, प्रस्तावना बाद में। जैसे डेवलपमेंट आप लिख रहे हैं तो उद्भव से शुरुआत करेंगे ना, कहाँ से उद्भव हुआ, फिर आज कैसा रूप है। लेकिन आप बताइए कि आज ऐसा है, कल वैसा था। एक क्रम होता है, सीक्वेंस होता है। अगर आप सीक्वेंस से लिखेंगे, क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप उत्तर देंगे, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ना कि ज़्यादा लिखने से। तो ज़्यादा लिखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छा लिखने पे जोर दें। आपके शब्द सही हों, विराम चिन्हों का सही प्रयोग करिए, वाक्य आपके सही हों, अर्थ, डेवलपमेंट, क्रिटिसिज्म, जो हमारे विद्वान हैं उससे संबंधित बुक्स जो हैं, स्टेटमेंट्स जो हैं, इन सब का अधिक से अधिक प्रयोग करें। तो इस तरीके से आप डेली इसका अभ्यास करें। अब जो सबसे लास्ट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट, ये है मूल्यांकन। अब आप लिख रहे हैं डेली प्रश्न और उनके उत्तर। सिर्फ लिखने से तो हो नहीं जाएगा, क्योंकि जब हम स्वयं कोई काम करते हैं तो हमको वो काम अच्छा ही लगता है, चाहे कितना खराब हो, चाहे जितना अच्छा हो। लेकिन सिर्फ लिखना पर्याप्त नहीं है, उसका मूल्यांकन भी जरूरी है। किसी के माध्यम से किसी को आप दिखाइए, उसको वो बताएगा कि उसमें क्या कमी रह गई है, क्या अच्छा है। तो जो चीज़ अच्छी है वो तो अच्छी है ही है, उसको लगातार अभ्यास करके और मजबूत आप करेंगे। और जो कमी है वो आपको पता चल जाएगी कि यहाँ पे आपको कमी है, यहाँ पे आपको सुधार की ज़रूरत है, तो वो समाधान और मार्गदर्शन आपको मिल जाएगा, आप उसको भी इम्प्रूव कर पाएंगे। तो सिर्फ लिखने तक ही सीमित नहीं होना है, लिखने के बाद उसका मूल्यांकन भी करवाना है किसी से। इससे आप अपनी शक्ति को समझ पाएंगे कि आप कहाँ कहाँ पे ठीक हैं और कहाँ कहाँ पे कमज़ोर हैं, ये भी पता चलेगा। विशेषज्ञ आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपकी जो कमजोरी है वो भी दूर होगी। नोट करने की बात यहाँ पे ये है कि आप जिससे भी अपने उत्तर के मूल्यांकन की अपेक्षा करें, तो आप फ्री में ऐसा मत सोच करके जाएं कि वो आपका मूल्यांकन फ्री में करे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होता है। जो भी करेगा उसको अपना समय देना होगा, गंभीरता से चीज़ें देखनी होंगी और आपको सही सलाह देनी होगी। तो आप जिससे भी अपने प्रश्नों का मूल्यांकन करवाएं, उत्तरों का, उसको उसकी उचित फीस जरूर दें। इससे वो ईमानदारी से आपका मूल्यांकन करेगा और आपको सही सलाह देगा, जो आपको परीक्षा में काम आएगी, परीक्षा में फ़ायदा देगी आपको। तो इस प्रकार आपको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, फिर कंटेंट मैनेजमेंट और डेली अभ्यास और मूल्यांकन, ये 4 चीज़ें करनी हैं। तब आप परीक्षा में जो आपका एग्जामिनेशन हॉल होगा वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये आया कि क्या पढ़ें, नोट्स बता दीजिए, किताब बता दीजिए। तो अगर आप मेंस में बैठ रहे हैं, इसका मतलब है कि विषय की आपकी तैयारी पहले से ठीक ठाक है, तभी आप मेंस में बैठ रहे हैं। तो अभी तक आपने जो नोट्स पढ़े हैं, आपको कहीं अलग एक्स्ट्रा कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो नोट्स आपने अभी तक पढ़े हैं, जिन नोट्स के बदौलत आप मेंस तक पहुँचे हैं, वही नोट्स आपको फाइनल तक भी पहुँचा सकती हैं। तो आपको सिर्फ उन्हीं नोट्स को फिर से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है।
कोई नई सामग्री, आपको कोई नई पुस्तक इस समय नहीं पढ़नी है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 डेढ़ महीने का समय है। तो इसमें आप कोई नई किताब नहीं पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या पढ़ना है? जो नोट्स आपने अभी तक पढ़े हैं, उन्हीं नोट्स को बार-बार रिपीट करिए, क्योंकि उन्हीं नोट्स से आपको इतनी सारी सामग्री मिल जाएगी कि आप अच्छा उत्तर लिख सकेंगे। तो किसी नई नोट के चक्कर में, किसी कोचिंग के या किसी इंस्टीट्यूट के किसी जो टेक्स्ट बुक होती हैं या जो भी नोट्स वगैरह लोग बेचते हैं, उनके चक्कर में आप इस समय बिल्कुल मत पढ़िए। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी नोट्स को पढ़िए और डेली उत्तर लिखने का प्रयास करिए। और उन नोट्स में आपको क्या पढ़ना है, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि कोई भी अवधारणा आप पढ़ने बैठिए जैसे आप न्याय पढ़ने बैठे हैं, तो न्याय का अर्थ क्या है, न्याय का विकास कैसे हुआ, कैसे उद्भव हुआ इसका, ठीक है? और इससे संबंधित विद्वान कौन से हैं, उनकी कौन-सी पुस्तकें हैं, कौन से स्टेटमेंट हैं, इन सब चीज़ों को आप रटने पे प्रयास करिए, खूब कस के रट डालिए, खूब रटिए। जितना फैक्ट आप रट लेंगे, आप उत्तर लिखते समय उनका अधिक से अधिक प्रयोग कर पाएँगे और उतना अच्छा उत्तर लिखेंगे। तो पूरा करना क्या है, जो आपके नोट्स अभी तक हैं, उन्हीं नोट्स को पढ़ना है। जो पीछे मैंने बताई ही 6 बातें, उन्हीं 6 बातों को खूब अच्छे से रटना है और पूरा फ़ोकस फैक्ट्स रटने पर, उत्तर लिखने पर और फिर उनका मूल्यांकन करवाने पर। ये 3 काम पे आपको पूरा फ़ोकस करना है। फैक्ट्स रटो डेली, डेली उत्तर लिखो और फिर डेली के डेली उनका मूल्यांकन कराओ। ये 3 चीज़ें आपको बार-बार डेली रेगुलर करनी है। इससे आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा आपके एग्ज़ामिनेशन हॉल में, ठीक है? तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं, जिनके माध्यम से आप अपनी परीक्षा में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो समयबद्ध सारणी बनाइए, पाठ्यक्रम देखिए, पुराने प्रश्न पत्र देखिए कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझिए और जो मैंने 6 पॉइंट बताए हैं पीछे, उनके आधार पे छोटे-छोटे नोट्स बनाइए एकदम माइक्रो। और जो रणनीति आप बनाइए पढ़ने के लिए, जैसे उत्तर लेखन की रणनीति तो हमने बता दी, लेकिन डेली आपको कौन-सा समय देना है, किस समय आप बैठेंगे, किस समय पढ़ेंगे, वो आपको बनाना है। तो आप जो भी रणनीति बनाइए, चाहे उत्तर लेखन की हो और चाहे आपके दैनिक रूटीन की हो, उसको आप रेगुलर फ़ॉलो करिए, रेगुलर उत्तर लेखन का अभ्यास करिए, रेगुलर उसका मूल्यांकन करवाइए। तो अगर आप इतना करते हैं, इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिएगा, कागज़ पे कहीं लिख लीजिएगा। फिर इन सभी बातों को स्टेप बाय स्टेप डेली आप फॉलो करिएगा और फिर आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे, आप देखिएगा कि आप कितना अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और किसी विषय पे कोई डाउट होगा, कोई बात होगी, पूछिएगा, हम उस पे पूरी बात करेंगे। अभी चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।